महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आज मैं आपको एकदम सरल भाषा में ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा दूंगा। आप एक कॉपी और कलम लेके नोट करिए इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, और घर पे याद करिएगा क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हमने। 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये वीडियो अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो, ये मेरी गारंटी। ठीक है, प्रश्न 1 है आपका, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? 2 प्रश्न है आपका। ठीक है, क्या है? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो इसके उत्तर में आपको लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये भी प्रश्न, इसलिए रट के ही जाना है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बात करें इसकी तो ये पूछा गया है 2015 से पूरा 19 तक, और उसके बाद 20 में पूछा गया है, उसके बाद डायरेक्ट 22 में, इसलिए टोटल 15 से आया था। ठीक है, 2015 से। वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं प्रश्न को पढ़ाऊँगा। तो उत्तर में आपको डालना, उत्तर नंबर 1 है आपका, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। रोलेट एक्ट क्या था? यह एक कानून था, रोलेट एक्ट। इसमें क्या है कि जैसे रोलेट कानून में ये था कि आपको बिना किसी गुनाह के 2 साल जेल में भेज दिया जाता था। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था? तो उत्तर में आपको लिख दो, उत्तर नंबर 2। इसकी बात करें तो ये पूछा गया आपका 2012 से लेके 17 में नहीं पूछा गया, पूरा बाकी 22 तक पूछा गया। ठीक है, 17 में नहीं पूछा गया ये आपका, 2017 में। उत्तर में लिख देना है, रोलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा 1919 में कानून पारित हुआ था कि जिसमें भारतीयों पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर 2 साल गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो एक बहुत ही बेकार कानून थे। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 3 है आपका। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 आपका, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? हर बार हर साल ये पूछा जाता है, कोई ऐसा सन बाकी ही नहीं गया जिसमें ये ना पूछा गया हो कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। ये अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय, ये सब में पूछा जाता है, किसी न किसी में ज़रूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? उत्तर है आपका, लिख देना है आपको, उत्तर नंबर 3, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी मृदाएं? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और याद करिएगा। ठीक है, घर पे। और आज ही आज है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, इसलिए आज इसको खूब एकदम तैयार कर लीजिएगा, 100% आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है,
प्रश्न नंबर 4 है आपका, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको भी आप तैयार करिएगा। ठीक है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो उत्तर में आपको लिख देना है, गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। क्या है? गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। ठीक है, कहाँ पैदा की जाती है? गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, मतलब खाने की फसल है। ठीक है, यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। ठीक है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश है, इसमें यहाँ पर बहुत गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश में अपने। ठीक है, देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी का वाला प्रदेश। ठीक है, पहला कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के तहत से, रट के जाइएगा। ठीक है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपना घर में आराम से नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? एक प्रश्न ये हो गया आपका, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या है? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम भी लिखना है आपको। ठीक है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम अभी 5वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया अच्छे से ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए प्रश्न 5 का उत्तर देखते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों का के नाम लिखिए। ठीक है, इनका चलो प्रश्न देखो। आइए उत्तर नंबर 5 पढ़ते हैं। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जाता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा और सोना, इनके 2 उदाहरण हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिख देना है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अगला। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, समवर्ती सूची क्या है? चारों विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 6 है, समवर्ती सूची क्या है? एक प्रश्न आपका ये हो गया और दूसरा प्रश्न चारों विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के तहत से। ठीक है, रट के जाना है आपको, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स टीचर देगा। ठीक है, बात करें इसकी तो ये पूछा गया आपका 2016 में, 17 में, 18 में नहीं पूछा गया आपका, 19 में और 20 में और 22 में। ठीक है, इसलिए आपको ये प्रश्न तैयार करना है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसका उत्तर। उत्तर है आपका 6, विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषयों शामिल हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का क्या है? विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, वो होता है।
इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय शामिल हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है, तब जाके आपको फुल में फुल मार्क्स देगा टीचर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 है आपका, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। ठीक है, क्या है? लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है आपको, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक के 2 कारण हैं। ठीक है, निम्न है। क्या है? लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक के 2 कारण, ठीक है, निम्न है। पहला कारण क्या है? जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ठीक, इस प्रकार से 2 हो गए आपके। क्यों, कौन कौन से? जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, और नंबर 2 है आपका, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में? अगर प्रश्न आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको फिर से बना के वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आपके आसपास जो बच्चे 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिए। ठीक है, कि इस चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाती है। और ख़ास एक चीज़ हमारे इस चैनल पे ये भी होता है, करंट अफेयर, जो आपके लिए 9th से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेली करंट अफेयर में 5 करंट अफेयर, डेली 5 करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, जो आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो, और हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके केवल 1 मिनट में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर भी पढ़िए, बहुत अच्छे से एकदम क्लीन तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर अपना 8 है, लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? ठीक है, कौन सा प्रश्न है? लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? उत्तर है इसका, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा की तक ही बनी रहेगी। ठीक है, उसे हम लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। ठीक है, यानी उस लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, उसे हम लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। ऐसी अपनी लोकतंत्र व्यवस्था है। ठीक है, तो आपके प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं, और कहिएगा कमेंट में तो मैं और प्रश्न बना दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट करके। ठीक है, आप तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और राइटिंग बने, जैसे राइटिंग किसी बच्चे की कमज़ोर है तो वो क्या करेगा, अक्षर को स्पेस दे के लिखेगा दूर दूर, वहाँ कॉपी की टेंशन ना लेना। ठीक है, आपको कॉपी मांगोगे तुरंत मिलेगी, तो इतना इतना स्पेस आपको हर शब्दों के बीच में देना है, राइटिंग बने और या चाहे ना बने। ठीक है, तब आप साफ साफ लिखेंगे और ये गलत नहीं करेंगे। ठीक है, गलत करने पर ऐसे गलत कर देना, जैसे कोई चीज़, जैसे कोई लिखा शाम लिखा है जैसे आपका, तो आपको ये इस तरह नहीं करना है, ऐसे केवल एक बार कट कर देना है। ठीक है, तो आपका एकदम क्लीन हो जाएगा, टीचर समझ भी जाएगा और ऐसे ख़राब भी लगता है, तो इस तरह नहीं करना। और ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदर लाल पेन, हरी पेन, इसका सबका यूज नहीं करना आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।